हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 अंधेरी नगरी, जिसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, इसके पार्ट 1 में इसके पहले दृश्य को देखा। आज हम दूसरे और तीसरे दृश्य को इसमें देखेंगे। फर्स्ट दृश्य में हमने जैसा देखा था कि महंत जी ने यानी जो मंदिर के पुजारी है वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है इस नगरी में। फिर भी वो नहीं मानता है और तब महंत जी जाते हुए कहते हैं कि कभी कोई संकट आए तो हमें बताना। दूसरा दृश्य, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा कहते हैं, कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लेकर आते हैं। फरियादी यानी न्याय मांगने वाला। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार ही बनाई कि गिर पड़ी। यहाँ पे फरियादी आता है फरियाद लेकर कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी है, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई है, तो आप न्याय कीजिए। तो राजा कहते कि ठीक है, कल्लू बनिए को पकड़ के लेके आओ। तो सैनिक जाते हैं, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। तब राजा पूछते हैं कि क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। तो कल्लू बनिया कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो कारीगर ने ही दीवार ऐसी बनाई तो वो तो गिर गई, तो इसमें कारीगर की गलती है, मेरी नहीं। राजा कहा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर कहता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा फिर उससे पूछते हैं, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसी मर गई। मतलब जो जिस पे दोष मर रहा है, जो जिस पे दोष निकाल रहा है, राजा उसी को बुला रहा है। जैसे अभी कल्लू बनिए को छोड़ दो और नौकर को बुलाओ। नौकर को बोला कि कारीगर को बुलाओ, तो कारीगर को बुला के लाए। तो कारीगर से पूछा तो उसने बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि चूने वाले ने ही ऐसा खराब बनाया चूना कि दीवार गिर पड़ी। तो राजा ने कहा, ठीक है, चूने वाले को बुलाओ। चूने वाले से पूछा कि इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाले ने कहा, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। भिस्ती यानी जो मशक यानी चमड़े का थैला होता है, उसमें पानी भरकर लाने का काम करता है। तो राजा ने कहा, तो भिस्ती को पकड़ो जिसने चूने में पानी डाला है। तो भिस्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक यानी चमड़े का जो थैला जिसमें पानी भरकर भिस्ती लेकर आता है। तो ये कह रहा है ये थैला ही इतना बड़ा बना दिया कि जिसमें ज़्यादा पानी आ गया, और ज़्यादा पानी आया तो ज़्यादा पानी डला भी गया। राजा, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई कहा, महाराज गरड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक जो है वो बड़ी बन गई। जब भेड़ बड़ी थी तो मशक भी बड़ी बन गई। गरड़िए यानी जो भेड़ बकरी चराता हो। तो राजा कहते हैं, अच्छा कसाई को निकालो, गरड़िए को लाओ। कसाई को निकाला जाता है, गरड़िए को लाया जाता है। राजा, क्यों रे गरड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। राजा, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर ही नहीं है। तो गरड़िया कहता है कि भीड़ भाड़ था तो कोतवाल की सवारी आई, मैंने देखा ही नहीं छोटी है या बड़ी भेड़ है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो सारे लोग एक दूसरे पे दोष मर रहे हैं। जैसे भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया तो चूना कमज़ोर हो गया, ऐसा कहा गया।
तो जब भिस्ती से पूछा गया तो भिस्ती ने कहा कि मेरा गलती नहीं है बल्कि कसाई का गलती, क्योंकि उसने मशक ही ज़्यादा बड़ी बना दी। कसाई से जब पूछा गया तो उसने बोला गरड़िए की गलती है क्योंकि उसने बड़ी भेड़ बेची। जब गरड़िए को बुलाया गया तो उसने बोला कोतवाल की सवारी आई तो उसकी गलती है क्योंकि भीड़ भाड़ में मैंने देखा ही नहीं कि भेड़ छोटी है या बड़ी है, ख्याल ही नहीं किया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा कहा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गरड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर फांसी ले जाते हैं। अब यहाँ सारे लोग एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि लास्ट में कोतवाल बच जाता है और कोतवाल को फांसी की सज़ा देने के लिए कहा जाता है। तो अब कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं फांसी देने के लिए। अब तीसरा दृश्य इसमें क्या होता है, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था आराम से। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहना है यहाँ पे। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ कर ले जाते हैं। इतने में ही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ते हैं? सिपाही चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, अब मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा गया। उसने बोला अरे यह आफत कहाँ से आ गई? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही से उसने पूछा। सिपाही बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, तो जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकल गया, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्जी दी, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होनी चाहिए ना, नहीं तो न्याय कैसे होगा। मतलब कोतवाल पतला निकल गया, फांसी बड़ी बन गई, तो फांसी का फंदा जो है वो बड़ा बन गया। तो किसी मोटे आदमी को आप कह रहे हैं कि लेके आओ, ताकि सज़ा तो किसी न किसी को देनी है क्योंकि बकरी मरी है। तब उसने कोतवाल को छोड़कर गोवर्धन दास को, क्योंकि वो मोटा था, उसे लेकर गए। गोवर्धन दास दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। क्योंकि गुरुजी ने कहा था और इसने नहीं सुना गोवर्धन दास ने। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसको पकड़ के ले जाते हैं। गोवर्धन दास हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है क्या? गोवर्धन दास हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। अब ये कहते हैं गुरुजी मुझे बचा लो, आपने सही ही कहा था, ये तो पूरी की पूरी अंधेर नगरी है जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मुझे पकड़ कर लेके जा रहे हैं। महंत कहता अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचाओ। महंत कहता कोई चिंता नहीं है। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? महंत नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करने लगते हैं कि नहीं फांसी पे हमें चढ़ने दो, हमें चढ़ने दो। सिपाही ये चीज़ देखकर चकित हो जाते हैं कि दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए बहस क्यों कर रहे हैं। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा यह क्या गोलमाल हो रहा है यहाँ पे? तो सिपाही कहता है महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। राजा गुरु से पूछते हैं बाबा जी बोलो आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? तो महंत कहते हैं राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा वो स्वर्ग जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही फांसी पर चढ़ जाऊँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी शुभ घड़ी है।
मंत्री कहता है तब तो हम फांसी पर चढ़ जाते हैं। गोवर्धन दास फिर से कहता नहीं, हमको हुक्म हुआ है तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल कहता नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। अब सब आपस में लड़ते कि नहीं हमें फांसी दे दो, हमें फांसी दे दो। तो लास्ट में राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसा राजा जिसमें ज्ञान विवेक कुछ भी ना हो, महंत जी ने इस तरीके से पूरे मामले को संभाला और कहा कि नहीं, जो भी शुभ घड़ी में फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और सबको इस बात पे यकीन भी हो गया। इसीलिए कहा गया कि पूरी की पूरी नगरी ही अंधेरी है, क्योंकि राजा ही ऐसा है। तो अंधेर नगरी और वहाँ का राजा चौपट राजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा थी वैसी ही उनकी प्रजा भी थी। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।